Good morning, everyone. My name is Dr. Rashmi Dwivedi, Associate Professor in Mechanical Department at SESTEC, Gandhinagar, Bhopal. Today we shall be discussing about Proel governor and Hartnell governor. In the previous lecture, we have talked about few centrifugal governors like Watt governor and Porter governor. Today we will start Proel and Hartnell governor. So let's start Proel governor. Proel governor is a centrifugal type governor. This governor is also known as a deadweight type governor because at the center of the sleeve there is a central load attached. The working principle of the Proel governor is similar to the Porter governor. The only difference is in its constructional details. You can see from the diagram. In the Proel governor, the flyball attached at the extended arm. But in case of a Porter governor, these flyball attached at the intersection of the upper and lower limb. So this is the basic difference between the Proel and Porter governor. So apart from that, the construction, the working of the Proel governor is same as the Porter governor. Now we will derive an expression of height of the governor in case of a Proel governor. You can see there are two diagrams. Diagram A showing the Proel governor and diagram B is the free body diagram of the Proel governor. Here I am drawing only half section due to the symmetry. For calculating the height of the governor, we will apply the instantaneous center method. इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड पोर्टर गवर्नर के केस में मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसमें भी मैं आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड के थ्रू हाइट ऑफ द गवर्नर निकालेंगे अपन. ठीक है, तो हाइट ऑफ द गवर्नर निकालने के लिए यहाँ पे तीन फोर्सेस लग रहे हैं आपके. ए, वेट ऑफ द स्लीव, सेकेंड वेट ऑफ द फ्लाई बॉल एंड थर्ड इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड के अकॉर्डिंगली ये जो इंस्टेंटेनियस सेंटर है, यहाँ पर अगर ये तीनों फोर्सेस की वजह से हम मोमेंट लेंगे तो दिस दैट मोमेंट शुड बी जीरो. द समीशन ऑफ दैट मोमेंट शुड बी जीरो. तो हमारी मोमेंट की इक्वेशन क्या होगी? एफ सी इंटू बी एम. देखिए एफ सी आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, बी एम उसकी परपेंडिकुलर हाइट है. तो एफ सी इंटू बी एम, इसका डायरेक्शन क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा. Fc into Bm is equal to small w, which is the weight of the fly ball, w into Im. Im is the perpendicular distance, so w into Im plus sleeve weight की वजह से क्या मूवमेंट होगा? w by 2 into id. w by 2 into id. यहाँ पे हाफ स्लीव वेट लगेगा क्योंकि हम हाफ सेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हाफ वेट एक्ट होगा. तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? एफ सी इज इक्वल टू एम जी. यहाँ पे हमने स्मॉल w की जगह क्या पुट कर दिया? एम जी, बिकॉज दिस इज द वेट ऑफ द फ्लाई बॉल, दिस इज ऑल्सो वेट ऑफ द फ्लाई बॉल, इंटू आई एम अपॉन बी एम प्लस कैपिटल एम जी बाई टू आई डी. आई डी की जगह हम देखिए डायग्राम से क्या पुट कर सकते हैं? आई एम प्लस एम डी. तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया आई जी की जगह आई एम प्लस एम डी अपॉन बी एम. अब हमें क्या चाहिए एक्सप्रेशन में? टेन अल्फा एंड टेन बीटा. तो टेन अल्फा एंड टेन बीटा के लिए देखिए आई एम अपॉन बी एम, आई एम अपॉन बी एम, इससे हमारा टेन अल्फा नहीं आएगा, लेकिन आई एम अपॉन एफ एम अगर हम करेंगे तो हमारा टेन अल्फा आ जाएगा. तो हमें आई एम को किससे? एफ एम से डिवाइड करना पड़ेगा. अब अगर मैं एफ एम से डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सेम क्वांटिटी से एक्सप्रेशन में डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा. तो देखिए एफ सी इज इक्वल टू एफ एम अपॉन बी एम ब्रैकेट एम जी इंटू आई एम अपॉन एफ एम प्लस कैपिटल एम जी बाई टू ब्रैकेट आई एम अपॉन एफ एम प्लस एम डी अपॉन एफ एम ब्रैकेट क्लोज. सो आई एम अपॉन एफ एम इज इक्वल टू क्या होगा? डायग्राम से देखिए आई एम अपॉन एफ एम इज इक्वल टू होगा टेन अल्फा एंड एम डी अपॉन एफ एम इज इक्वल टू होगा टेन बीटा. ठीक है, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे. आई एम अपॉन एफ एम की जगह टेन अल्फा, आई एम अपॉन एफ एम टेन अल्फा, एम डी अपॉन एफ एम इज इक्वल टू टेन बीटा. तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? एफ एम अपॉन बी एम
अब यहाँ देखिए, यहाँ भी tan अल्फा, यहाँ भी tan अल्फा, tan अल्फा को हम कॉमन ले लेते हैं, तो FM upon BM इंटू tan अल्फा ब्रैकेट mg प्लस कैपिटल mg बाई 2 इंटू 1 प्लस tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं किसकी, FC tan अल्फा एंड tan अल्फा अपॉन tan बीटा की, जैसे कि हमने पोर्टर गवर्नर के केस में किया था, सेम यहाँ पे भी हम करेंगे। तो FC इज इक्वल टू होता है m ओमेगा स्क्वायर r, tan अल्फा इज इक्वल टू r बाई h एंड q इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो ये वैल्यूज हम इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू FM अपॉन BM इंटू r बाई h ब्रैकेट mg प्लस कैपिटल mg बाई 2 इंटू 1 प्लस q ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से हम स्मॉल mg को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, सॉरी mg को कॉमन नहीं लेंगे, हम m को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से m को कॉमन ले लेंगे, अगर अपन स्मॉल m को कॉमन ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, m को कॉमन लेंगे तो m से m ये कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो गया, तो एक्सप्रेशन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू FM अपॉन BM, यहाँ से m को कॉमन लिया, g प्लस कैपिटल M बाय स्मॉल m बाय 2 इंटू जी इंटू 1 प्लस क्यू ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से देखिए जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये मेरा आ जाएगा, यहाँ पे m था तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्मॉल m प्लस m बाई 2 1 प्लस क्यू अपॉन स्मॉल m ब्रैकेट क्लोज g बाय h, यहाँ से g भी आप कॉमन ले सकते हो, तो g बाय h यहाँ से हमने बाहर ले लिया। अब देखिए ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई n बाई 60 और g की वैल्यू क्या होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए g की वैल्यू 9.81 पुट कर दीजिए, ओमेगा की जगह 2 पाई n बाई 60 पुट कर दीजिए, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा FM अपॉन BM ब्रैकेट स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाई 2 इंटू 1 प्लस q अपॉन स्मॉल m ब्रैकेट क्लोज 895 बाई h। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा स्पीड के लिए, ठीक है। तो h इज इक्वल टू भी हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली हमें हाइट निकालना है, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा FM अपॉन BM ब्रैकेट स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाई 2 इंटू 1 प्लस q अपॉन स्मॉल m ब्रैकेट क्लोज 895 बाई n स्क्वायर। तो h के लिए हमारा ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब अगर देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा हो जाए, अगर हमारी जो डायग्राम से देखिए P एंड D पॉइंट है, अगर स्पिंडल एक्सिस पे दोनों हो और इन दोनों की लेंथ सेम हो, तो हमारा अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बीटा, तो जब अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो हम पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में, तो 1 प्लस क्यू 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल FM अपॉन BM इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाई स्मॉल m ब्रैकेट क्लोज 895 बाई h। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन व्हेन tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा। Now we will talk about the Hartnell governor. Basically Hartnell governor is a spring controlled governor. This is also a centrifugal governor, but it's a spring control type centrifugal governor. Hartnell governor consists of few different parts for accurate working. This type governor consists of a spring which helps to apply an additional force on the sleeve, and there is a lever called a bell crank lever to support the rotation of the ball and connected to the frame of the governor. When these balls you use to rotate along with the lever to lift the sleeve according to the speed of the ball's rotation. That means कि balls के rotation like अगर हमारी speed governor की speed बढ़ेगी तो स्लीव हमारी ऊपर जाएगी, जैसे ही हमारी स्लीव ऊपर जाएगी तो हमारी जो फ्लाई बॉल होगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो जब स्लीव ऊपर जाएगी तो बेल क्रैंक लीवर से हमारा अटैच्ड होगा, तो वहां से हम थ्रोटल बॉल को कंट्रोल करेंगे, तो जब हमारी स्लीव ऊपर जाएगी तो हमारी फ्यूल की सप्लाई बंद होने लगेगी, ठीक है।
सिमिलरली अगर इसके अपोजिट देखें तो जब हमारी स्पीड कम होगी, स्पीड कम होने से स्लीव नीचे मूव करेगी, स्लीव नीचे मूव करेगी तो हमारी जो फ्लाई बॉल होगी वो इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगी इंस्टेड ऑफ आउटवर्ड डायरेक्शन। तो उससे क्या होगा कि जो थ्रोटल वाल्व है वो फ्यूल को सप्लाई, मतलब थ्रोटल वाल्व ओपन हो जाएगी और फ्यूल सप्लाई होने लगेगा। तो ये जनरल वर्किंग प्रिंसिपल है हार्टनल गवर्नर का। इस डायग्राम से देखिए आपको क्लियर होगा, ये एक स्प्रिंग है जो कि नट के थ्रू यहाँ पर फिक्स्ड होती है, ठीक है। ये इस नट के थ्रू हम इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। ये कंप्रेशन में होती है इनिशियली। ये फ्रेम है, दीज आर द फ्लाई बॉल्स which are attached to the bell crank lever. This R shows the roller point which moves in the up and down in the spindle axis. This is collar. So this is the complete arrangement of the Hartnell governor. This X shows the length of the vertical arm of the bell crank lever, and this Y is the length of the horizontal arm of the bell crank lever. These bell crank lever pivoted at points O and O dash. This is O dash. These are the few nomenclature which we will use during the derivation. What is a small m? You know that small m is the mass of the each ball, which is in kg. Capital M is the mass of the sleeve, which is in kg. Small r1 and r2 is the minimum and maximum radius of rotation. Omega 1 and omega 2 is the angular speed of the governor at minimum radius, and omega 2 is the minimum angular speed of the governor at maximum radius. S1 and S2 are the spring force exerted on the sleeve at omega 1 and omega 2 speed respectively. FC1 and FC2 are the centrifugal force at omega 1 and omega 2 respectively in Newton. Small s is the stiffness of the spring, which is in Newton per mm. X and Y, I have already told you, length of vertical arm. Vertical arm and Y is the length of the horizontal arm. Small r is the distance of the fulcrum O from the governor axis or the radius of rotation when the governor is in mid position. You can see from the diagram. This is the minimum and maximum position diagrams. Okay. This is the diagram when the speed of the spindle or speed of the governor is minimum. So when the speed is minimum, in that condition the fly ball is in minimum radius of rotation. Similarly, if the governor speed is in maximum, then at that speed the fly ball will be in maximum radius of rotation. What is R? R is the distance of the fulcrum. This is fulcrum O from the governor axis. This is the R. Okay, this is R. In this diagram, this is R. So these are the two conditions, minimum condition and maximum condition. These conditions are corresponding to minimum radius of rotation and maximum radius of rotation, and we can also say that minimum speed or maximum speed. Now you can see from the diagram, if fly ball try to moves in one direction due to the minimum speed, जब आपकी गवर्नर की स्पीड मिनिमम होगी तो ये जो आपकी ये कंडीशन है ये तो आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, ठीक है। ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन का डायग्राम है। जब आपकी स्पीड मिनिमम होगी देखिए तो ये बॉल अंदर के डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। ये बॉल अंदर के डायरेक्शन में मूव करेगी और जब आपकी मैक्सिमम स्पीड होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये बॉल आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। तो जब आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो आपका रेडियस ऑफ रोटेशन ज्यादा होगा और जब इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो आपका रेडियस ऑफ रोटेशन कम होगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपकी मिनिमम पोजीशन है, ये आपकी मैक्सिमम पोजीशन है। तो
इसमें हमें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना, अगेन हमें स्मॉल h विच इज द हाइट ऑफ द गवर्नर, ठीक है। बेसिकली स्मॉल h इज द लिफ्ट ऑफ द स्लीव, टोटल आपकी जो स्लीव है वो कितना मूव कर रही है वो हमें बता रही है, ठीक है। मिनिमम से मैक्सिमम पोजीशन की बात करें तो ये आपकी टोटल लिफ्ट ऑफ द स्लीव है, स्मॉल h। अब देखिए अगर मैं इस मिनिमम पोजीशन की बात करूं तो मिनिमम पोजीशन में देखिए साइन थीटा 1 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, साइन थीटा 1 क्या होगा, देखिए साइन थीटा 1 अगर मैं इस डायग्राम में बात करूं तो h1 अपॉन वाई, ये देखिए इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं, इस वाले ट्राइंगल में तो थीटा 1 इज इक्वल टू होगा h1 अपॉन वाई, और अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो ये होगा आपका a1 अपॉन x1, और a1 की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकती हूँ, r माइनस r1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं मिनिमम पोजीशन की बात कर रही हूँ, देखिए तो फॉर द मिनिमम यहाँ पे देखिए कंसीडर द फोर्सेस एक्टिंग एट वन बेल क्रैंक लीवर, क्योंकि आपकी डायग्राम में सिमेट्री है तो मैं सिर्फ एक साइड का पार्ट ही कंसीडर करूंगी। तो लेट स्मॉल h बी द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग व्हेन द रेडियस ऑफ रोटेशन चेंजेस फ्रॉम r1 टू r2। अब देखिए अगर रेडियस ऑफ रोटेशन, मैंने आपको बोला कि स्प्रिंग आपकी इनिशियली कंप्रेशन में, तो जब मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाएगी तो वो कंप्रेस्ड होगी, तो जो कंप्रेशन होगा टोटल स्प्रिंग में उसको हम बोलते हैं स्मॉल h से डिनोट करेंगे, ठीक है। हम इसको लिफ्ट ऑफ द स्लीव भी बोल सकते हैं, बट हम इसको बोलेंगे कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। और कहाँ से कहाँ तक में वो कंप्रेशन होगा, टोटल h1 से r1 से r2 तक जाने में। अब for the minimum position, that is when the radius of rotation changes from r to r1, the compression of the spring or lift of the sleeve is h1, which is given by h1 upon y is equal to a1 upon x is equal to r minus r1 upon x, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा, ओके। Now similarly for the maximum position when the radius of rotation changes from r to r small r to r2, ठीक है, the compression of the spring or lift of the sleeve will be h2। so देखिए इस डायग्राम में देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैं अगर थीटा 2 की बात करूं, साइन थीटा 2 क्या होगा, h2 अपॉन वाई। सिमिलरली अगर मैं साइन थीटा 2 इस डायग्राम की बात करूं तो a2 अपॉन x, और a2 को क्या पुट कर सकते हैं अपन, r2 माइनस r अपॉन x। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, देखिए यहाँ पे h2 अपॉन y इज इक्वल टू a2 अपॉन x इज इक्वल टू r2 माइनस r अपॉन x। तो ये दोनों जो हमारी वैल्यूज है, ये साइन थीटा की वैल्यू है, ये अपनी साइन थीटा 1 की वैल्यू है, और ये साइन थीटा 2 की वैल्यू है, ठीक है। ये मिनिमम पोजीशन के लिए, ये मैक्सिमम पोजीशन के लिए। अब देखिए h1 अपॉन, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा मेरा, h1 प्लस h2 अपॉन y मस्ट बी इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे देखिए ये कैंसिल, तो r2 माइनस r1 अपॉन x, ये होगा मेरा फाइनल एक्सप्रेशन। और h1 प्लस h2, देखिए h1 ये है मेरा, ठीक है, और h2 मेरा ये है, तो टोटल मेरा h क्या है, देखिए लिफ्ट और डाउन जितना भी मूव कर रही है आपकी स्लीव, वो दोनों को ऐड कर दीजिए, दिस विल बी स्मॉल h। तो h1 प्लस h2 इज इक्वल टू h। h इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे h1 प्लस h2 की जगह h पुट कर देते हैं अपन, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा r2 माइनस r1 इंटू y बाई x। तो स्मॉल h विच इज द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग और टोटल लिफ्ट ऑफ द स्लीव, h is equal to है r2 minus r1 upon y into y by x. Now for the minimum position taking moment about point O. अब देखिए हम फलक्रम जो कि O पॉइंट है उसके अबाउट हम मोमेंट लेते हैं मिनिमम पोजीशन में। देखिए तो कौन कौन से हमें फोर्सेस लग रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वेट ऑफ द फ्लाई बॉल एंड स्लीप वेट प्लस स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स हमारा क्या, S1 जो है हमारा मिनिमम पोजीशन पे जब है तब लग रहा है, और S2 हमारा मैक्सिमम पोजीशन पे है तब लग रहा है, ठीक है। ये सारा मैंने ऑलरेडी आपको पहले डिफाइन कर दिया कि FC1 FC2 क्या है और S1 S2 क्या है,
तो अब हम इसका मोमेंट लेंगे दोनों कंडीशन में, मिनिमम और मैक्सिमम कंडीशन में हम मोमेंट लेंगे किसके अबाउट, ओ के अबाउट। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा देखिए, FC1 अगर मिनिमम पोजीशन की बात करें तो FC1 इंटू x1, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंटी क्लॉकवाइज, mg into a1, mg into a1, this is the perpendicular distance from mg, and mg plus s1 by 2 into y1, mg plus s1 by 2 into y1। तो इन दोनों के कारण क्लॉकवाइज, इसके कारण एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखिए mg plus s1 by 2 into y1 is equal to fc1 into x1 minus mg into a1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं mg plus s1 is equal to 2 upon y1 into fc1 into x1 minus mg into a1। अब सिमिलरली हम मैक्सिमम पोजीशन के लिए अगर करेंगे तो मैक्सिमम पोजीशन के लिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पोजीशन के लिए होगा fc2 into x2 प्लस mg into a2, और इसके कारण क्या होगा क्लॉकवाइज, इसके कारण और FC2 मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और वेट ऑफ द फ्लाई बॉल के कारण क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, और इसके कारण होगा क्लॉकवाइज। तो mg प्लस s2 by 2 इंटू y2 इज इक्वल टू होगा fc2 इंटू x2 प्लस mg इंटू a2। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा देखिए mg प्लस h2 इज इक्वल टू 2 अपॉन y2 इंटू fc2 इंटू x2 प्लस mg इंटू a2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दोनों एक्सप्रेशन, ये आपका मिनिमम पोजीशन, ये आपका मैक्सिमम पोजीशन। अब हम इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो S2, अब इसको इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 2 अपॉन y2 FC2 इंटू x2 प्लस mg इंटू a2 माइनस 2 अपॉन y1 FC1 इंटू x1 माइनस mg इंटू a1। ठीक है, अब देखिए S2 माइनस S1 मतलब डिफरेंस इन स्प्रिंग फोर्सेस। स्प्रिंग फोर्सेस में जब डिफरेंस होगा तो हम उसको लिख सकते हैं S2 माइनस S1 will be equal to the H upon H into S. What is S? S is the stiffness of the spring and H is the compression of the spring. Basically it is a deflection of the spring. So spring force is equal to होता है deflection into stiffness. तो deflection हमारा टोटल कितना है small h and stiffness कितनी है small s। तो S2 minus S1 will be equal to the h into s। एंड h इज इक्वल टू क्या है हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं r2 माइनस r1 इंटू वाई बाई एक्स। तो ये दोनों वैल्यूज हम पुट कर देंगे। तो देखिए स्मॉल s यहाँ पे आ जाएगा, दिस वुड बी स्मॉल s s2 माइनस s1 अपॉन h, और h की वैल्यू हम पुट कर देंगे r2 माइनस r1 इंटू वाई बाई एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा स्टिफनेस की वैल्यू, इसके थ्रू हम स्टिफनेस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। Now neglecting the obligative effect of the arms, that is x1 is equal to x2 which is equal to x and y1 is equal to y2 equal to y। ऑब्लिगेटिव इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट करें दैट मीन्स कि हमारी जो थीटा है, थीटा की वैल्यू अगर बहुत कम होगी तो हमारी ऑब्लिगेटिव इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब जो चेंज इन द लेंथ ऑफ द आर्म्स है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मोमेंट ड्यू टू द वेट ऑब्वियसली वो जीरो हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हमारा a1 a2 रहेगा ही नहीं तो वो जीरो हो जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा mg प्लस s1 अपॉन 2 इंटू वाई विल बी इक्वल टू fc1 इंटू एक्स मिनिमम पोजिशन के लिए, और मैक्सिमम के लिए होगा हमारा mg प्लस s2 अपॉन 2 इंटू वाई इक्वल टू fc2 इंटू एक्स। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम पोजिशन के लिए हमारी इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से हम mg प्लस s1 की वैल्यू निकाल लेंगे which will be equal to 2fc1 into xy और mg plus s2 की इक्वेशन हो जाएगी 2fc2 into xy। अब हम क्या करेंगे, अगेन हमें दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 7, तो s2 minus s1 is equal to आ जाएगा 2 into fc2 minus fc1 into xy। s2 minus s1 again h into small s
डिफ्लेक्शन इंटू स्टिफनेस, h की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, देखिए 2 इंटू FC2 माइनस FC1 अपॉन R2 माइनस R1 इंटू एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा स्टिफनेस का फॉर्मूला। और प्रीवियस केस में हमारे स्टिफनेस का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब इसमें एक केस तो हो गया जब हम ऑब्लिक्विटी इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। सेकंड होता है अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स को कंसीडर करेंगे, जैसा कि हमने पोर्टर प्रोएल सभी केसेस में अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स को कंसीडर करेंगे तो हमें साइन उसके अकॉर्डिंगली यूज करना पड़ेगा। मतलब वेट ऑफ द स्लीव में हम फ्रिक्शनल फोर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट ऑफ द स्लीव। अगर हमारी स्लीव ऊपर के डायरेक्शन में मूव हो रही है तो वो mg के साथ ऐड होगा फ्रिक्शनल फोर्स, और अगर नीचे के डायरेक्शन में मूव हो रही है तो mg से सब्ट्रैक्ट होगा। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc फॉर एनी इंटरमीडिएट पोजीशन, अगर किसी इंटरमीडिएट पोजीशन में होगी तो इंटरमीडिएट पोजीशन कहाँ होगी आपकी, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में ही इंटरमीडिएट पोजीशन आपकी होगी। तो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में अगर इंटरमीडिएट पोजीशन होगी तो अगर वो इंटरमीडिएट पोजीशन मिनिमम अगर वो इंटरमीडिएट मिनिमम एंड इंटरमीडिएट पोजीशन है तो हमको वहां पे अगर स्टिफनेस निकालना होगा तो देखिए इस फॉर्मूले में हम पुट करके देखते हैं। अगर मेरा मिनिमम और इंटरमीडिएट पोजीशन के बीच में मैं बात करूंगी तो ऑब्वियसली इंटरमीडिएट पोजीशन की जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2Fc। अगर Fc इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट इंटरमीडिएट पोजीशन तो 2 इंटू FC माइनस FC1 अपॉन R माइनस R1 इंटू एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगी मेरे स्टिफनेस का फॉर्मूला। व्हेन द पोजीशन इज the maximum is the intermediate and minimum is the R1. Similarly अगर मैं स्टिफनेस का फॉर्मूला कैलकुलेट करूं फॉर द इंटरमीडिएट एंड मैक्सिमम पोजीशन तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू 2FC2 माइनस FC अपॉन R2 माइनस R इंटू एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर। अब ये तीनों ही वैल्यू क्या है, स्टिफनेस की है, तो स्प्रिंग की स्टिफनेस चेंज नहीं होगी पोजीशन चेंज होने से, स्टिफनेस विल बी सेम। सो FC2 upon minus FC1 upon R2 minus R1 will be equal to the FC minus FC1 upon R minus R1 equal to the FC2 minus FC upon R2 minus R। ये तीनों वैल्यूज इक्वल होंगी तो हम इसमें से कहीं से भी अगर हमें किसी भी इंटरमीडिएट पोजीशन की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोलेगा किसी भी पर्टिकुलर इंटरमीडिएट पोजीशन पे तो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा उसके लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच।